Good evening, Sanjana. Good evening, everyone. Good evening, Kashish. Good evening, Sneha. Good evening, Astha. Good evening, Kamini. अरे लिंक जो है ना वो सेम ही रहता है, ठीक है। सॉरी, मैंने भेजा नहीं, बट फिर भी मैं भेज देता हूँ। लेकिन लिंक आपका सेम ही रहता है हर क्लास में। तो कोई भी लिंक वापस से उसी पे क्लिक करके ज्वाइन कर लिया करो। कोई दिक्कत नहीं है। गुड इवनिंग कनिष्का। गुड इवनिंग दीक्षा। गुड इवनिंग साक्षी। चलो फिर आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है। कितना रह गया ये? अभी तो काफी रह गया ये चैप्टर। गुड इवनिंग अजय। गुड इवनिंग रितु। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने ये पढ़ा था कि भाई जो लेफ्ट हैंड साइड में आपके एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में वो मेटल्स हैं। राइट हैंड साइड में नॉन मेटल्स हैं, और बीच में उनके बीच में जो लाइक पार्टीशन है वहां पर मेटलॉइड्स रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखे भी थे एलिमेंट्स जो आपके मेटलॉइड्स हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ ये कौन कौन से हैं। एक तो बोरॉन है। यहाँ पर लिखे हैं ये सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलीरियम, एंड इसके साथ बोरॉन भी है, ठीक है। तो ये आपके सारे क्या है, मेटालॉइड्स हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच की होती हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है उसके बाद पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि जो अलग अलग प्रॉपर्टीज है उनका क्या क्या ट्रेंड रहता है एलिमेंट्स में अगर हम पीरियोडिक टेबल को देखते हैं, ठीक है। तो ये खुद से एक बार रीडिंग कर लेना, मैं इंपॉर्टेंट चीजें आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। तो पहली जो है वो है हमारा एटॉमिक रेडियस, ठीक है। तो एटॉमिक रेडियस के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि भाई नीचे जाते टाइम क्या होता है, एटॉमिक रेडियस बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि जब भी आप क्या करते हो, पीरियड वाइज नीचे की तरफ जा रहे होते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे अगर आप फर्स्ट पीरियड की बात करोगे तो ऐसे होगा, फिर सेकंड पीरियड की बात करोगे ऐसे होगा, थर्ड पीरियड ऐसे है, फोर्थ पीरियड ऐसे है, फिफ्थ पीरियड ऐसे है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका एटम का साइज बड़ा होता जाता है। क्यों बड़ा हो रहा है? क्योंकि हर पीरियड में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वहां पे एक नया आपका जो शेल है, ठीक है, एटॉमिक शेल जो है वो ऐड होता जा रहा है। इस वजह से नीचे जाने पे क्या होगा, यहाँ पर आपकी जो एटॉमिक रेडियस है वो इंक्रीज होती रहेगी, ठीक है। और वही अगर आप देखोगे कि पीरियड में अगर आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो वहां पर आपका जो साइज हो रहा होता है वो डिक्रीज हो रहा होता है, बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है सेम शेल में वो इंक्रीज हो रहे होते हैं। तो उनपे जो नेट इलेक्ट्रो मतलब ये न्यू क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस का जो फोर्स लग रहा होता है पॉजिटिव चार्ज का, वो आपका बढ़ रहा होता है, जिस वजह से उसका साइज डिक्रीज हो रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं ये सब कहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल वे कुछ भी नहीं है कि भाई हम जिससे क्या है एटॉमिक साइज सही से मेजर कर पाए।
तो वन प्रैक्टिकल अप्रोच द साइज ऑफ एन एटम ऑफ अ नॉन एटॉमिक एलिमेंट इज टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन टू एटम, ठीक है। तो यहाँ पर रेडियस जो है उसकी अलग अलग बात की गई है, चलो वो तो ट्रेंड्स की बात हो गई। अब यहाँ पर लाइक अलग अलग रेडियस हो सकती है, तो यहाँ पर क्या है कि कोई भी प्रैक्टिकल वे नहीं है रेडियस को मेजर करने का। यानी कि जैसे ऐसा नहीं है कि कोई स्केल है कि जिससे हम एटम की रेडियस को मेजर कर पाए। तो यहाँ पर हम बेसिकली करते क्या है, हम कुछ अलग तरीका अपनाते हैं किसको मेजर करने का, रेडियस को मेजर करने का। तो वन प्रैक्टिकल अप्रोच टू एस्टिमेट द साइज ऑफ एन एटम ऑफ नॉन मेटालिक एलिमेंट। तो नॉन मेटल्स के केस में ये बोल रहे हैं कि हम करते क्या है, हम लोग मेजर कर लेते हैं किसका, डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं बिटवीन टू एटम्स व्हेन दे आर बाउंड टुगेदर बाय अ सिंगल बॉन्ड इन कोवेलेंट मॉलिक्यूल, एंड फ्रॉम दिस वैल्यू द कोवेलेंट रेडियस ऑफ द एलिमेंट कैन बी कैलकुलेटेड, ठीक है। तो नॉन मेटेलिक एलिमेंट की ये बात कर रहे हैं कि नॉन मेटल्स जो होते हैं, नॉन मेटल्स के जो एटम होते हैं, ठीक है, नॉन मेटल आपने कोई भी लिया एंड नॉन मेटल का कोई भी एलिमेंट लिया एंड उसके आपने दो एटम्स को कंसीडर किया जो कि आपस में कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं। तो सिंगल बॉन्ड के थ्रू जब वो जुड़े हुए होते हैं तो उनके सेंटर टू सेंटर का जो बीच का डिस्टेंस है उसको मेजर कर लिया जाता है और उसका क्या कर दिया जाता है, हाफ कर दिया जाता है, ठीक है। ये चीज भी आगे लिखी होगी। फॉर एग्जाम्पल द बॉन्ड डिस्टेंस इन द क्लोरीन molecule is 198 picometer and half the distance 99 picometer is taken as the atomic radius of chlorine। तो जैसे यहाँ पर एग्जांपल आपको क्लोरीन का दिया है, तो क्लोरीन का जैसे मान लो एक एटम ये हो गया और एक एटम आपका क्लोरीन का ये हो गया, ठीक है। ये दोनों किसके एटम है, क्लोरीन क्लोरीन के एटम है। तो इनका जो सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस है, इन्होंने क्या बना रखा है, आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है। जो आपका Cl2 मॉलिक्यूल होता है क्लोरीन का, तो उसमें क्लोरीन क्लोरीन के दो एटम होंगे और कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। तो यहाँ पर इनका जो सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस होगा, ये वाला डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को मान लो मेजर कर लिया एंड वो उसकी वैल्यू क्या मिली हमें, डी मिली। एंड डी का जब आप आधा कर देते हो तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाता है, रेडियस मिल जाती है, एटॉमिक रेडियस, ठीक है। क्योंकि सीधी सी बात है कि भाई डी का हाफ का मतलब क्या है, इतना। तो वो क्या हो जाएगा, आपका रेडियस हो जाएगा। तो इस तरीके से हम नॉन मेटल्स की रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं एंड इसको हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट रेडियस बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे क्लोरीन का एग्जांपल है, बॉन्ड टू बॉन्ड डिस्टेंस कितना होता है, 198 पिकोमीटर होता है, उसका आधा करा तो 99 पिकोमीटर हमने उसकी रेडियस को मान लिया। फॉर मेटल्स, तो मेटल्स के लिए अलग केस है, वी डिफाइन द टर्म मेटेलिक रेडियस। तो मेटल के केस में हम जो रेडियस लेते हैं वो मेटेलिक रेडियस लेते हैं, विच इज टेकन एज हाफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस सेपरेटिंग द मेटल कोर्स इन द मेटेलिक क्रिस्टल, ठीक है। तो यहाँ पर भी लगभग बात वैसी है जैसे अभी हमने नॉन मेटल्स के केस में देखा कि एटम टू एटम का डिस्टेंस ले लेते हैं, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, और उसका हाफ कर देते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, तो विच इज टेकन एज द हाफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस सेपरेटिंग द मेटल कोर्स इन द मेटल क्रिस्टल। इसमें इसमें क्या करते हैं जो आपके मेटल के एटम्स हैं, ठीक है, तो मेटल के जो एटम्स होते हैं इनका जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस ले लेते हैं। मतलब ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसका न्यूक्लियस है, तो इसके बीच का इन्होंने क्या ले लिया, डिस्टेंस ले लिया, सेपरेटिंग द मेटल कोर्स इन द मेटेलिक क्रिस्टल, और इसका क्या कर देते हैं, हाफ कर देते। तो मतलब कहने की बात वही है लगभग। तो इनके बीच का जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, यानी कि न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस होगा मेटल के एटम्स के बीच में, उसका क्या करा इन्होंने, हाफ कर दिया। तो ये मान लो एल आ रहा है और L/2 कर दिया, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, मेटेलिक रेडियस हो जाएगी। तो मेटल के केस में हम लोग ऐसे ले लेते हैं। तो बस आपको डिफरेंस यहाँ पर ये याद रखना है कि यहाँ पर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस लिया जाता है सेपरेटिंग द मेटल कोर्स इन द मेटेलिक क्रिस्टल। फॉर एग्जांपल द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट कॉपर एटम्स इन सॉलिड कॉपर इज 256 पिकोमीटर, हेंस द मेटेलिक रेडियस विल बी 128 पिकोमीटर, उसका हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर सिंप्लिसिटी इन दिस बुक वी यूज द टर्म एटॉमिक रेडियस टू रिफर बोथ कोवेलेंट और मेटेलिक रेडियस डिपेंडिंग ऑन वेदर द एलिमेंट इज अ नॉन मेटल और मेटल, ठीक है। तो हम एटॉमिक रेडियस टर्म का ही इस्तेमाल करते हैं जनरली। तो एटॉमिक रेडियस कैन बी मेजर्ड बाय एक्सरे और अदर स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड, ठीक है। तो एक्सरे मेथड से ढूंढा जा सकता है या स्पेक्ट्रोस्कोपी से ढूंढा जा सकता है रेडियस जो है, ठीक है। तो उससे हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब इसके ट्रेंड्स के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर जो है पहला ये लिखा है कि द एटॉमिक साइज जनरली डिक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड। तो ये मैंने आपको बता दिया, जब आप एक पीरियड कंसीडर कर लो, मान लो मैंने थर्ड पीरियड लिया, तो थर्ड पीरियड आपका इस तरीके से होगा, यहाँ पर आपके एलिमेंट्स इस तरीके से होंगे। तो जब आप लेफ्ट से आप राइट की तरफ जा रहे हो तो रेडियस क्या होती है, डिक्रीज होती है। अब डिक्रीज क्यों हो रही है, क्योंकि थर्ड पीरियड में जो यहाँ पर हाईएस्ट शेल की वैल्यू होगी वो आपकी 3 होगी, यानी कि हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी, ठीक है। यानी कि न्यूक्लियस न्यूक्लियस के चारों तरफ आपके 3 क्या होंगे,
ये शेल होंगे। तो सारे एटम्स जितने भी होंगे थर्ड पीरियड में, उन सब में 3 ही शेल होंगे। बट चेंज क्या हो रहा होगा, बाहर वाला जो शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स का नंबर चेंज हो रहा होगा। यानी कि जैसे जैसे आप एक एक एटॉमिक नंबर बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन का एक एक नंबर जो है वो थर्ड वाले शेल में बढ़ता जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ने से हो क्या रहा है कि न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज है वो उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, और बाहर वाले शेल का साइज क्या कर दे रहा है, कंप्रेस कर दे रहा है, छोटा कर दे रहा है। जिस वजह से जब आप पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हो तो यहाँ पर क्या होता है, इसका जो एटॉमिक साइज है वो घटता जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको सेकंड पीरियड का ये दिया भी है इन्होंने ये टेबल में, बाकी कुछ एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं बीच बीच में। तो ये एटॉमिक पीरियड आपका सेकंड में दिया हुआ है, ये लिथियम है, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो ये आपको सेकंड पीरियड दिया हुआ है। तो इसमें आप देखोगे धीरे धीरे क्या हो रही है, रेडियस डिक्रीज हो रही है, और उसी तरीके से थर्ड वाले में भी डिक्रीज हो रही है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, इट इज बिकॉज विद इन द पीरियड, तो यहाँ रीजन भी लिखा है, विद इन द पीरियड द आउटर इलेक्ट्रॉन्स आर इन द सेम वैलेंस शेल एंड द अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। ठीक है, तो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी बढ़ रहा है, तो वो क्या करेंगे, बाहर वाले शेल को कंप्रेस कर देंगे। तो एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस रिजल्टिंग इन द इंक्रीज अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द न्यूक्लियस within a family or vertical column of the periodic table, the atomic radius increases regularly with atomic number। तो अगर हम लाइक यहाँ पर वर्टिकल कॉलम की बात करते हैं, मतलब एक ग्रुप की अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, या ऐसे बात कर सकते हैं कि मतलब एक ही ग्रुप की बात कर रहे हैं लेकिन वो अलग अलग पीरियड्स के हों। ठीक है। तो विद इन अ फैमिली और वर्टिकल कॉलम ऑफ द पीरियोडिक टेबल द एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस ग्रेजुअली रेगुलरली विद एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, ग्रुप में क्या होता है आपका, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग आपका जो रेडियस है वो बढ़ेगा। तो मैंने आपको बता दिया उसका रीजन भी, क्योंकि हर मतलब जब आप ग्रुप में नीचे की तरफ जाओगे तो हर एलिमेंट में क्या हो रहा होगा, एक नया शेल ऐड हो जाता है, जिस वजह से एटॉमिक रेडियस बढ़ जाते हैं। तो फॉर एल्कली मेटल्स एंड हेलोजन्स एज वी डिसेंड द ग्रोथ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन इंक्रीजेस। ठीक है, एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर फार्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस, दिस हैपेंस बिकॉज द इनर energy levels are filled with electrons which serve to shield the outer electron from the pull of the nucleus, consequently the size of the atom increases। ठीक है, वही सारी बातें लिखी हैं यहाँ पर। तो इन्होंने आपका क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल्स और हेलोजन का एग्जांपल दिया है। तो नीचे जाओगे तो नया नया क्या होगा, शेल ऐड होता रहेगा, तीसरे पीरियड में 3 शेल होंगे, चौथे पीरियड के एलिमेंट्स में 4 शेल होंगे। तो इसी तरीके से आप ग्रुप में नीचे जाते रहोगे तो नया जो शेल है एक एक करके ऐड होता जाता है, जिस वजह से नए इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे, जिस वजह से एटॉमिक साइज जो है वो बढ़ जाएगा। तो note that the atomic radius of noble gases are not considered here, being monoatomic their non-bonded radii values are larger। ठीक है। तो जो आपके नोबल गैसेस होती हैं, ठीक है, मतलब ग्रुप 18 की बात हो रही है, वहां पे क्या होता है, अगर कोई मोनोएटॉमिक गैस है, ठीक है, तो उनकी जो रेडियाई होती है वो नॉन बॉन्डेड होती है। जैसे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के केस में आपने देखा क्या होता है कि मतलब जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं या मेटल्स होते हैं उनके बीच में आपका कुछ ना कुछ बॉन्ड बना होगा, मेटेलिक बॉन्ड होगा या तो, या फिर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। तो उनके बीच में मेटेलिक रेडियस या कोवेलेंट रेडियस होगी। लेकिन अगर कोई मोनोएटॉमिक गैस है, जैसे कि मान लो कोई भी गैस हो गई, ठीक है, जैसे आर्गन हो गया, ठीक है, तो मोनोएटॉमिक गैस हो गई, तो उनकी नॉन बॉन्डेड रेडियाई होती है, यानी कि एटम्स वहां पर अलग अलग रहते हैं। तो क्या होते हैं, उनकी जो रेडियस रहती है कैसी रहती है, लार्ज रहती है। ठीक है। तो इनफैक्ट रेडियाई ऑफ नोबल गैसेस शुड बी कंपेयर्ड नॉट विद द कोवेलेंट रेडियाई बट विद द वैन डेर वाल्स रेडियस ऑफ अदर एलिमेंट। ठीक है। तो ये है कि कोवेलेंट रेडियाई से उसको कंपेयर नहीं करते, बल्कि वैन डेर वाल्स रेडियस से करते हैं। वैन डेर वाल्स फोर्सेस होते हैं, ठीक है, तो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, वैन डेर वाल्स फोर्सेस क्या होते हैं, जब हमारा केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर आएगा उसमें, तो तब हम वहां पर देख लेंगे कि वैन डेर वाल्स रेडियस क्या होती है। तो ये आपको ग्रुप का भी दिया हुआ है, तो ग्रुप में आप देख सकते हो जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो यहाँ पर आपकी एटॉमिक रेडियस जो बढ़ रही है। ठीक है, ये ग्राफ भी इन्होंने दिखाया है एटॉमिक रेडियस का किस तरीके से वेरिएशन हो रहा है। सेकंड पीरियड में आप देख रहे हो रेडियस घटती जा रही है, ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है। और दूसरा जो ग्राफ बना है वो आपका एल्कली मेटल और हेलोजेंस के लिए। तो एल्कली मेटल हो या हेलोजेंस हो, तो नीचे जब आओगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होगी, बढ़ेगी। तो एलिमेंट्स जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आओगे उसकी जो रेडियस है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टाइप की जो रेडियस है वो यहाँ पर है आयोनिक रेडियस। तो द रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कैटायन। तो कैटायन और एनायन का मतलब पता होगा। कैटायन का मतलब क्या होता है कि किसी एटम में से आपने एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया और उस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। और एनायन का मतलब क्या है कि किसी एटम में आपने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो उसमें क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, और उसे हम एनायन कहते हैं। ठीक है।
तो द आयोनिक रेडियस कैन बी एस्टिमेटेड बाय मेजरिंग द डिस्टेंस बिटवीन कैटायंस एंड एनायंस इन आयोनिक क्रिस्टल। तो कैटायन और एनायन के बीच में अगर हम मेजरमेंट करते हैं डिस्टेंस का आयोनिक क्रिस्टल के अंदर, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, आयोनिक रेडियस बोलते हैं। ठीक है, तो इन जनरल द आयोनिक रेडियस ऑफ एलिमेंट्स एग्जिबिट द सेम ट्रेंड एज द एटॉमिक रेडियस। कैटायन इज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट, ठीक है, पेरेंट एटम बिकॉज इट हैज फ्यूअर इलेक्ट्रॉन। तो ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाली जो लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर ये जो बोल रहे हैं कि भाई जो कैटायन होता है उसका जो साइज होता है वो स्मॉल होता है एज कंपेयर टू जो उसका पेरेंट एटम होता है। जैसे मान लो मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ, ये सोडियम है और यहाँ पर ये सोडियम पॉजिटिव है। तो सोडियम अगर है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि 10 इलेक्ट्रॉन्स है, और सॉरी 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 11 प्रोटॉन्स हैं। और सोडियम पॉजिटिव अगर मैं लेता हूं तो यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन्स है। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्यों, क्योंकि Na पॉजिटिव का मतलब क्या है कि भाई सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिया गया, Na माइनस इलेक्ट्रॉन कर लिया गया, तब हमें Na प्लस मिल गया। तो इसलिए हमारे पास 11 थे तो 10 बचे। तो अब आप देखोगे अगर खाली सोडियम है जो कि आपका पेरेंट एटम है तो 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन है, और दूसरा वाला सोडियम पॉजिटिव है, यहां पर 11 प्रोटॉन है लेकिन 10 इलेक्ट्रॉन है। तो दूसरे वाले केस में प्रोटॉन का नंबर ज्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन का नंबर कम हो गया, यानी कि पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू ज्यादा हो गई। तो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है, कम नेगेटिव चार्ज को खींच रहा है, तो वो ज्यादा और तेजी से खींचेगा, यानी कि और ज्यादा तेजी से खींचेगा, ज्यादा फोर्स लगा के खींचेगा। तो इस वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स अगर और पास आ जाएंगे न्यूक्लियस के, तो इससे क्या होगा, इसका जो साइज है एटॉमिक साइज वो और कम हो जाएगा। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि जो कैटायन होता है उसका साइज हमेशा छोटा होता है उसके खुद के पेरेंट एटम से। ठीक है, क्या सभी को क्लियर है ये? यस सर। यस सर। भैया एक बार फिर से रिपीट कर दो इसको। मैं ये कह रहा था कि जो आपका कोई भी कैटायन होता है ना, कैटायन का मतलब क्या है कि किसी भी एटम के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा, जब आप उसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालोगे। अगर आप किसी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हो, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लोगे तो एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे जैसे कैल्शियम के केस में होता है तो वहां से ये डाई पॉजिटिव बनता है। तो जैसे मान लो मैंने सोडियम का एग्जांपल लिया है, तो सोडियम के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि उसका जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन होता है, कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है उसका 281। तो ये वन जो इलेक्ट्रॉन है ये बाहर वाले शेल में से अगर मैंने बाहर निकाल दिया इसको, तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2,8 हो जाएगा, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन बचे। तो 10 इलेक्ट्रॉन बचे लेकिन प्रोटॉन तो सेम रहेंगे ना, क्योंकि प्रोटॉन के साथ हमने छेड़खानी की नहीं है। तो अगर पेरेंट एटम है तो वहां पर क्या है, 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन है, और अगर उसका कैटायन बना देते हैं हम तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं और प्रोटॉन उतने ही रहते हैं। तो अगर प्रोटॉन उतने ही है, इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, तो कम इलेक्ट्रॉन पे वो ज्यादा फोर्स लगा पाएंगे, कौन, प्रोटॉन। जिस वजह से क्या होगा, जो उसका साइज है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो आप कैसे बना सकते हो, ये न्यूक्लियस, ये आपके शेल हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे आपके दो इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसके बाद बाहर वाले में कितने होंगे, 8 होंगे। और तीसरा वाला शेल हमने यहाँ से गायब ही कर दिया क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन ही उड़ा दिया वो वाला। तो अब इन पर जो फोर्स लग रहा होगा इस न्यूक्लियस की वजह से वो ज्यादा लगेगा, ज्यादा लगेगा तो ये क्या होगा, ज्यादा कंप्रेस होगा इसका शेल। ज्यादा शेल कंप्रेस होगा इसका मतलब एटॉमिक साइज क्या हो गया, छोटा हो गया। बस इतनी चीज आपको यहाँ पर समझनी थी। और उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे, द साइज ऑफ एन एनायन विल बी लार्जर। अब जो एनायन का साइज होगा वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अब वो बड़ा क्यों हो रहा है, क्योंकि भाई प्रोटॉन कम हो गए अब, और इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ जाएगा एनायन के केस में। जब इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ जाएगा तो उससे होगा क्या, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक इंटर इलेक्ट्रॉनिक क्या होगी, रिपल्शन होगी आपस में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का नंबर अगर आपने बढ़ा दिया, क्लियर है, तो आपस में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन दूर भागने की कोशिश करेंगे। तो द साइज ऑफ एन एनायन विल बी लार्जर देन दैट ऑफ द पेरेंट एटम बिकॉज द एडिशन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन वुड रिजल्ट इन इंक्रीज्ड रिपल्शन अमंग द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसे हम इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कहते हैं। एंड अ डिक्रीज इन अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी कि जो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो भी आपका कम हो जाएगा। ठीक है, पहले मान लो जैसे क्लोरीन का एग्जांपल अगर हम लेते हैं यहाँ पे Cl और Cl नेगेटिव का, तो क्लोरीन में मान लो पहले 17 इलेक्ट्रॉन थे, 17 प्रोटॉन थे। तो 17 प्रोटॉन अगर 17 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, पहला केस। दूसरा केस, जब हमने उसका एनायन बना दिया यानी कि Cl नेगेटिव बना दिया,
तो क्या होगा, 17 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे होंगे। तो भाई खुद ही सोचो, कोई 17 लोगों की टीम है, अगर वो सामने 17 लोगों को खींचेगी तो सही से खींच रहे होंगे, एंड उसके बाद अगर मान लो एक बंदा और बढ़ जाएगा दूसरी तरफ से, जैसे टग ऑफ वॉर गेम होता है, तो वहां पे क्या है, अगर दोनों तरफ बराबर बराबर लोग हैं तो क्या है, सब कुछ बैलेंस चल रहा है। लेकिन अगर एक एक्स्ट्रा बंदा किसी भी साइड पर आ जाएगा तो वो ज्यादा जोर लगा, मतलब ज्यादा क्या करेगा, परेशान करेगा, तो बाकी जो दूसरी वाली साइड की टीम होगी वो उनको हरा नहीं पाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है। अब इन्होंने एग्जांपल दिया फ्लोराइड आयन का। ठीक है, फॉर एग्जांपल द आयनिक रेडियस ऑफ फ्लोराइड आयन F नेगेटिव इज 136 पिकोमीटर, वेयर द एटॉमिक रेडियस ऑफ फ्लोरीन इज ओनली 64 पिकोमीटर। तो देखो इतना ज्यादा डिफरेंस यहाँ पर आ जाता है। फ्लोरीन का इन्होंने एनायन बनाया तो उसकी एटॉमिक रेडियस कितनी हो गई, आयनिक रेडियस 136 हो गई, और वैसे उसकी जो ग्राउंड स्टेट में रेडियस होती है खाली फ्लोरीन की वो 64 होती है। ऑन दी अदर हैंड द एटॉमिक रेडियस ऑफ सोडियम की इन्होंने दी है 186 होती है, और उसकी जो आयनिक रेडियस है यानी कि सोडियम पॉजिटिव की वो कितनी है, 95 है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बस आपको ध्यान कर रखना है। कैटायन होगा तो पेरेंट एटम से रेडियस उसकी कम होगी, एनायन होगा तो पेरेंट एटम से रेडियस उसकी ज्यादा होगी। रीजन भी हमने यहाँ पर देख लिया। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट है, व्हेन वी फाइंड सम एटम्स एंड आयंस व्हिच कंटेन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वी कॉल देम आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो यहाँ पर एक आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का जो है कॉन्सेप्ट दिया है। तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का मतलब क्या होता है कि जिनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सेम होते हैं, जैसे O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, सोडियम पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव। अब इसको करके भी देख लेते हैं। O2 नेगेटिव में अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स निकालता हूं तो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 16। ठीक है, 16 होते हैं, नहीं 8 होते हैं ना, 8, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना, 8 है ना, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और 2 नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गए क्योंकि एनायन बना है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए यहाँ पे। अब F नेगेटिव अगर हम यहाँ पर लेते हैं तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, और 9 के साथ एक नेगेटिव चार्ज है यानी कि +1 कर देंगे। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज का मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें और एक्स्ट्रा आ गया है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। उसके बाद Na पॉजिटिव अगर आप लेते हो तो सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, सोडियम में होते हैं आपके 11, और प्लस का साइन का मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें से गायब हो गया, यानी कि कितने बचे, 10 इलेक्ट्रॉन। और उसके बाद Mg डाई पॉजिटिव है, तो Mg का जो एटॉमिक नंबर है क्या होता है, 12, यानी कि 12 इलेक्ट्रॉन होंगे। 2 पॉजिटिव चार्ज है यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से चले गए, कितने बचे, 10 इलेक्ट्रॉन। तो चारों में आप देख सकते हो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ऐसी स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बोलते हैं। ठीक है, तो 10-10 इलेक्ट्रॉन सभी में। तो इनकी जो रेडियस है वो अलग अलग होगी क्योंकि अलग अलग न्यूक्लियर चार्ज होगा, है ना। तो ये तो कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया है। ठीक है, एनायन होगा तो रेडियस बढ़ जाएगी, कैटायन होगा तो रेडियस छोटी हो जाएगी, बस। तो यही यहाँ पर आगे लिखा भी है, कैटायन विद ग्रेटर पॉजिटिव चार्ज विल हैव अ स्मॉलर रेडियस बिकॉज ऑफ ग्रेटर अट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स टू द न्यूक्लियस। एनायन विद द ग्रेटर नेगेटिव चार्ज विल हैव लार्जर रेडियस। तो एनायन की लार्जर रेडियस, कैटायन की स्मॉलर रेडियस। इतनी इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी है। तो इन दिस केस द नेट रिपल्शन, ठीक है, ये सब छोड़ो, बस हो गया। अब ये है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज विल हैव द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट साइज, ये आपको बताना है। तो लार्जेस्ट भाई किसमें होगा, जो आपका क्या होगा, क्या होगा, जो आपका एनायन होगा। अब एनायन इनमें से कोई दिख नहीं रहा, अब एनायन नहीं दिख रहा तो भाई पेरेंट एटम पे आ जाओ। पेरेंट एटम कौन से वाले का ज्यादा होगा, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का जो है क्या होता है आपका, क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर 13। ठीक है, और सोडियम का क्या है, सॉरी मैग्नीशियम का क्या है आपका 12 है। तो 12 इलेक्ट्रॉन्स, 12 प्रोटॉन्स को खींच रहे हैं, और दूसरे वाले में 13 प्रोटॉन 13 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि मैग्नीशियम जो है वो आपका लार्जेस्ट हो जाएगा, बिकॉज आपने अभी देखा कि जैसे जैसे सेम शेल के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स के नंबर बढ़ते हैं तो साइज छोटा हो जाता है। तो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम बेसिकली सेम पीरियड से आते हैं, और एल्यूमिनियम आता है बाद में, यानी कि लेफ्ट से राइट जब आप मूव करोगे पीरियड में तो क्या होगा, रेडियस घट जाती है। तो एल्यूमिनियम आया बाद में, मैग्नीशियम आया पहले, तो मैग्नीशियम की रेडियस ज्यादा। और Mg2 पॉजिटिव और Al3 पॉजिटिव ये तो छोटे ही होंगे क्योंकि इनमें ये तो पहले से केटायन है, केटायन की तो रेडियस छोटी होती है। और इनमें से भी सबसे ज्यादा छोटी किसकी होगी, Al3 पॉजिटिव की। ठीक है, क्योंकि एल्यूमिनियम में से आपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लिया, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो इसका मतलब है कि 10 इलेक्ट्रॉन्स उसमें बचे, और टोटल 13 प्रोटॉन्स हैं। तो 13 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे होंगे,
तो यहाँ पर ज्यादा अच्छे से खींच पाएंगे और कॉम्पैक्ट साइज बना देंगे। तो स्मॉलेस्ट जो आयन होगा इसमें से क्या हो जाएगा, Al3 पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है कि बाहर वाले जो शेल है आपका, आउटर मोस्ट शेल जो है, उसमें से जब आप इलेक्ट्रॉन निकालते हो, जब आप एक इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो उसको ही हम, उसको निकालने में जो एनर्जी लगती है उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। ठीक है, तो a quantitative measure of the tendency of an element to lose electron is given by its ionization enthalpy। यानी कि वो क्वांटिटेटिव मेजर जो आपको ये बताए कि कोई भी एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है या निकाल रहा है बाहर, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। ठीक है, तो it represents the energy required to remove an electron from isolated gaseous atom X in its ground state। यानी कि ग्राउंड स्टेट में से जब आप क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हो बाहर, तो तब जितनी एनर्जी हमें चाहिए होगी उसी को हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो नेक्स्ट है यहाँ पर, इन अदर वर्ड्स द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी फॉर एन एलिमेंट एक्स इज द एंथैल्पी चेंज डेल्टा आई एच फॉर द रिएक्शन डिपिक्टेड। अगर मान लो हमारे पास कोई एक्स एटम है जो कि गैसेस फेज में है और उसमें से हमने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो एक्स पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलेंगे। ठीक है, जैसे आप ऐसे समझ सकते हो कि ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में से आपने एक इलेक्ट्रॉन को निकाला तो एच पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो इसमें जितनी एनर्जी आई वो आपकी क्या हो जाएगी, डेल्टा आई एच हो जाएगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। और इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और उसके बाद सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन तो आपने निकाल लिया, अब उसके बाद दूसरा और इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, तो हाइड्रोजन में तो ये पॉसिबल है नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है। बाकी मान लो कोई और एटम हो गया, जैसे सोडियम हो गया। ठीक है, तो सोडियम में पहले आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, उसके बाद फिर आपने दूसरा जो शेल होता है उसका, उसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करी। तो उसको निकालने में जो कोशिश आप करोगे, तो उसमें जो एनर्जी लगेगी उसे हम क्या बोलेंगे, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलेंगे। समझ आ गई बात। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट है, तो इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द रिएक्शन। तो ये आपको दिया है, पहले आपका एक्स पॉजिटिव है, यानी कि एक्स पे पहले से एक पॉजिटिव चार्ज है, उसमें से आपने एक और इलेक्ट्रॉन निकाला तो एक्स डाया पॉजिटिव बन गया वो। ठीक है, जैसे यहाँ पर सबसे अच्छा एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हो, कैल्शियम है, कैल्शियम में से आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो कैल्शियम पॉजिटिव बन गया। और उसके बाद अगर आपने क्या करा, कैल्शियम पॉजिटिव में से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो वो आपका क्या बन गया, कैल्शियम डाया पॉजिटिव बन गया। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो एनर्जी का इस्तेमाल हुआ उसे फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलेंगे, यहाँ पर जो इस्तेमाल हुआ एनर्जी का उसे हम सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, तो एनर्जी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम एंड हेंस आयनाइजेशन एंथैल्पीज आर ऑलवेज पॉजिटिव। तो भाई एटम में से जो है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमेशा एनर्जी जो है देनी पड़ेगी। तो देनी पड़ेगी का मतलब क्या है, कि एनर्जी हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, क्योंकि कोई भी एटम ऐसा नहीं मिलेगा कि जो बोले कि भैया मेरे को इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, आप ले जाओ, फ्री में ले जाओ, ऐसा कोई भी नहीं बोलेगा। ठीक है, मतलब आपको कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। द सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी विल बी हायर देन दैट फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, अब क्या होता है कि भाई ये जो कैल्शियम का, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया, तो कैल्शियम में से आप पहला इलेक्ट्रॉन जब निकालोगे तो मान लो इसमें 100 किलो जूल की एनर्जी लगी, तो कैल्शियम पॉजिटिव में से जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करोगे तो यहां पर हो सकता है कि आपको 150 किलो जूल की एनर्जी लगे। अब ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि कैल्शियम के पास 20 इलेक्ट्रॉन है और 20 प्रोटॉन्स है। ठीक है, तो कैल्शियम, अगर सिंपल कैल्शियम एटम है तो 20 इलेक्ट्रॉन जो है वो 20 प्रोटॉन्स की वजह से खींचे जा रहे हैं। अब मैंने Ca पॉजिटिव बना दिया, तो यहां पर क्या हो गया कि 19 इलेक्ट्रॉन हो गए और 20 प्रोटॉन्स इनको मिलकर खींच रहे हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन न्यूक्लियस की वजह से वो बढ़ गया, तो यहां पर और टफ हो जाएगा इसमें से दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन निकालना। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मेरे पास Ca डाई पॉजिटिव बन गया, इसमें मेरे पास 18 इलेक्ट्रॉन होंगे और 20 प्रोटॉन होंगे, यानी कि अब 20 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। यानी कि अगर आप तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालना चाहते हो तो आपको और बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं वो 20 प्रोटॉन की वजह से खींचे जा रहे हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन का नंबर तो कम हो गया लेकिन प्रोटॉन उतने ही है, तो ज्यादा प्रोटॉन कम इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं, यानी कि उनको बहुत अच्छे से खींच के रखे हुए हैं अपने पास, तो इसलिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो यही लिखा है कि सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी विल बी हायर देन द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी बिकॉज इट इज मोर डिफिकल्ट टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन देन अ न्यूट्रल एटम। इन द सेम वे द थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी विल बी हायर देन द सेकंड
एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। जितना ज्यादा आप आगे जाते जाओगे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, उतनी ज्यादा आपको एनर्जी और ज्यादा देनी पड़ती रहेगी। The term ionization enthalpy is, if not qualified, is taken as the first ionization enthalpy. अगर कहीं पर ionization enthalpy खाली लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि वो first ionization enthalpy के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो the first ionization enthalpy of elements having atomic numbers up to 60 are plotted, ठीक है, ये ग्राफ इन्होंने बनाया हुआ है। तो you will find maxima at the noble gas which have closed electron shells, ठीक है, एंड वेरी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऑन द अदर हैंड मिनिमा अकर एट द अल्कली मेटल। तो ये बोल रहे हैं कि भाई जो ग्राफ अगर आप यहाँ पर बनाते हो ना, ठीक है, कहाँ गया, ठीक है। तो लाइक ये मतलब पता नहीं कौन सा वाला ग्राफ है इनमें, नोबल गैस तो कोई दिख नहीं रही इसमें, फ्लोरीन नियॉन, ठीक है, ये नियॉन है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं जो पहला वाला ग्राफ आपको दिख रहा है, जैसे इसमें लिथियम है और नियॉन है, तो नियॉन क्या है भाई, नोबल गैस है, उसका पूरा शेल कंप्लीट रहता है, आपको पता है। तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज्यादा टफ होता है, इसलिए जो इसका एनर्जी लेवल दे रखा है वो 2080 है। और लिथियम जो आप देखोगे, जो कि आपका एल्कली मेटल है, उसमें आपका लेवल कितना है, 520 किलो जूल पर मोल है। यानी कि एल्कली मेटल आराम से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर देते हैं, बिकॉज वहां पर उनका जो आउटर मोस्ट शेल होता है वो मतलब क्या स्टेबल होना चाहता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, इस वजह से। और नोबल गैसेस पूरा पैक रहता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज्यादा टफ होता है। तो वही चीज है, ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है, ये तो आपको पता ही होगा। और उसके बाद नेक्स्ट है, यू विल नोटिस टू ट्रेंड्स। तो यहाँ पर इसके ट्रेंड देख लेते हैं। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी जनरली इंक्रीजेस एज वी गो अक्रॉस अ पीरियड एंड डिक्रीजेस एज वी डिसेंड इन अ ग्रुप। तो यहाँ पर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं कि जब आप पीरियड में जाते हो लेफ्ट से राइट की तरफ, ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ जब आप जाओगे एक पीरियड में, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी जो वो इंक्रीज होगी। इंक्रीज क्यों होगी? क्योंकि पीरियड में जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो वहां पर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर, प्रोटॉन्स का नंबर बढ़ता जाता है, ठीक है, सेम पीरियड में। तो वहां पर क्या है, सेम शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालना और ज्यादा टफ हो जाता है। और उसके बाद है जब आप नीचे जाते हो किसी ग्रुप में, तो वहां पर आसान हो जाता है, क्योंकि जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है वो आपका न्यूक्लियस से ज्यादा दूर होता रहता है, ठीक है। तो यही लिखा है यहाँ पर। तो यू विल अप्रिशिएट दैट द आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड एटॉमिक रेडियस आर क्लोजली रिलेटेड प्रॉपर्टीज, ठीक है। टू अंडरस्टैंड दीस ट्रेंड्स वी हैव टू कंसीडर टू फैक्टर। तो इन्होंने बोला कि भाई एटॉमिक रेडियस और इनके बीच में अच्छा खासा रिलेशन है। यानी कि देखो, एटॉमिक रेडियस अगर कम होगी तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और एटॉमिक रेडियस अगर ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन आराम से निकल जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से ज्यादा दूर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको सिंपल सा बस लिखकर ये दे देता हूँ कि जो आपका एटॉमिक रेडियस है, ठीक है, वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आयनाइजेशन एनर्जी के। यानी कि एटॉमिक रेडियस जितनी ज्यादा, आयनाइजेशन एनर्जी उतनी कम। एटॉमिक रेडियस जितनी कम, आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ज्यादा। कहने का मतलब ये है, बस इतना ध्यान रखना आपने, ठीक है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या दिया है यहाँ पे, नेक्स्ट जो दिया है वो है कि टू अंडरस्टैंड दिस ट्रेंड वी हैव टू कंसीडर टू फैक्टर, द अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द न्यूक्लियस एंड द रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ईच अदर। द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एन एटम विल बी लेस देन द एक्चुअल चार्ज ऑन द न्यूक्लियस बिकॉज ऑफ शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है। तो ये शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट हमने पढ़ा था, है ना। तो शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो हमने पढ़ा था भाई, क्या होता है, जो हमारे एस ऑर्बिटल्स होते हैं या पी ऑर्बिटल्स होते हैं, उनकी वजह से जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो शील्ड हो रहे होते हैं, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं, मतलब बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनपे क्या लग रहा होता है, कम फोर्स लग रहा होता है। इनकी शील्डिंग की वजह से, जो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या पी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनकी शील्डिंग की वजह से, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ लिखा है, फॉर एग्जाम्पल द 2s इलेक्ट्रॉन इन लिथियम इज शील्डेड फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय द इनर कोर ऑफ 1s इलेक्ट्रॉन। यानी कि जो आपका लिथियम होता है, ठीक है, लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, ठीक है, और इसका वो क्या होगा, 1s2 2s1, इस तरीके से हुआ। तो ये जो 1s2 वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये क्या कर रहे होते हैं, शील्ड कर रहे होते हैं 2s वाले इलेक्ट्रॉन्स को।
तो 2s इलेक्ट्रॉन ऑफ लिथियम is shielded from the nucleus by the inner core of 1s electron. As a result, the valence electron experiences a net positive charge which is less than the actual charge of +3. यानी कि देखो लिथियम जो है, यहाँ पर लिथियम का न्यूक्लियस है, इसके अंदर कितने प्रोटॉन होंगे? 3 प्रोटॉन होंगे। 3 प्रोटॉन के बाद ये एक शेल है, ठीक है, एक शेल है, और इस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? टोटल 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, मतलब ऐसे मान लो इसको। तो 1s2 हो गया, तो यहाँ पर आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और बाहर वाले में तीसरा इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये कह रहा है कि भाई 3 प्रोटॉन का नेट चार्ज इस वाले इलेक्ट्रॉन पे लगना चाहिए, लेकिन ये लगता नहीं है, बिकॉज ये जो 1s वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1s वाले ये 1s वाले ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन है, ये इसको शील्ड कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये है, तो +3 चार्ज लगना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में वो +3 से कम होता है। तो इन जनरल शील्डिंग इज इफेक्टिव व्हेन द ऑर्बिटल्स इन द इनर शेल्स आर कंप्लीटली फिल्ड। तो शील्डिंग ज्यादा इफेक्टिव कब होती है? जब आपके अंदर वाले ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। This situation occurs in the case of alkali metals, which have single outermost ns electron preceded by a noble gas electronic configuration. तो alkali metals में सब में यही होता है, जैसे लिथियम का केस अभी हमने देखा, अंदर वाले जो होंगे, अंदर वाले जो ऑर्बिटल्स होंगे वो सारे के सारे फिल्ड होंगे, और बाहर वाले में सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। तो इनमें जो है सबसे ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट होता है। शील्डिंग इफेक्ट की वजह से क्या होगा? जो नेट फोर्स आपका न्यूक्लियस की वजह से लग रहा है, किसके ऊपर? बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर, वो आपका कम हो जाता है, ठीक है। तो कम होगा तो वहां से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी वहां पर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये आपका रीजन है जिस वजह से अल्कली मेटल्स में जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो बाकी सारे ग्रुप से कम होती है। क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है फिर। चलो ठीक है फिर, ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो 6:25 से करते हैं, ठीक है। 6:11 हो रहा है अभी, 6:25 से करते हैं, ठीक है। तो 6:25 पे मिलते हैं, तो थोड़ा पढ़ लेंगे और उसके बाद फिर टेस्ट होगा।